हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम क्विक रिवीजन करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक से मेन टॉपिक्स जहाँ से जेईई और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ तक आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक करंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट जो होता है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करंट के बारे में बात करके, करंट होता क्या है, इसको आई से लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को हम करंट कहेंगे। मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू हम एन भी लिख सकते हैं, एन इंटीजर है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आई की आ जाएगी ये फॉर्मूला। और हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर है जिसके पास 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना चार्ज होगा, क्यू टोटल कितना होगा, ये बताना है हमको। हमने अभी आपको बताया क्यू इज इक्वल टू एन। एन है 10⁻20 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से 16 कूलम टोटल चार्ज हो जाएगा मेरा। अब करंट की बात करें तो करंट बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, है ना। पहला हो गया करंट का एवरेज वैल्यू। करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टाइम। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है वो इंटरवल के लिए लागू होगी। इंटरवल का मतलब है अगर एक टाइम का गैप हो, t बराबर 1 से t बराबर 5, ऐसा कुछ गैप हो, तो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वही किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, dq/dt। एग्जैक्ट t बराबर 2 सेकेंड पे पूछूं तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी इंस्टेंट पे अगर पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लाइक क्यू की वैल्यू मैंने लिया t² + 4 और बोला फाइंड करंट। पहला t = 1 to t = 3 सेकेंड, दूसरा t = 4 सेकेंड। तो पहला देख के पता चल रहा है कि इंटरवल के लिए पूछ रहा है। हम पहले वाले केस में क्यू फाइनल निकालेंगे। क्यू फाइनल हमको टी फाइनल पे मिलेगा। टी फाइनल है 3 सेकेंड। t² + 4 में t की वैल्यू 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर + 4, 9 और 4 13 कूलम। और क्यू इनिशियल निकलेगा टी इनिशियल पे, ये टी फाइनल था, टी इनिशियल है अपना 1 सेकेंड। t² + 4 में अगर 1 सेकेंड डालूँ तो 1 + 4 यानी कि 5 कूलम। करंट एवरेज आ जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज 13 - 5 अपॉन 3 - 1। कितना हो जाएगा 8/2 4 एम्पियर करंट एवरेज फ्लो हो रहा होगा। वहीं पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर पूछूं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा
तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज़ डी अपॉन डी टी। क्यू की जगह पे है टी स्क्वायर प्लस 4, खाली 2t बचेगा आई थिंक, क्योंकि 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो 2 इंटू टी बराबर पूछा था 4 सेकेंड पे। तो जैसे ही हम 4 सेकेंड डालेंगे हमारे पास ये है 8 एम्पीयर। सो हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं करंट के बारे में। जैसा मैंने बोला कि करंट को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से आई डी टी, हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ये फॉर्मूला तब हम लगा सकते हैं जब मेरा आई जो है वो वेरिएबल है। और अगर आई वेरिएबल है तभी, अगर कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी ये हो जाता, अगर आई कांस्टेंट है तब। लाइक आपको अगर बोला जाए कि आई वर्सेस टाइम का कोई आपके पास एक कर्व है इस तरीके का, यहाँ पे मान लीजिए आपका टी इनिशियल है और ये टी फाइनल, ये वाले रीजन को देखिए ध्यान से जरा, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू होगी। सो मैं देखना चाहूँगा तो आप बोल सकते हैं छोटे से पार्ट को यानी आई डी टी इंटीग्रेट करेंगे, या आई डी टी अभी आपको बताया कि चार्ज देता है। सो ये बोल सकते हैं एरिया अंडर आई टी कर्व, आई टी कर्व क्या देगा, गिव चार्ज। मतलब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, आप देख लीजिए ये चेंज है जो हमारा, एक तरह से अगर मैं देखूँ ऑन एन एवरेज एक रेक्टेंगल दिख रहा है। सो आप लिख सकते हैं इसका एरिया आई नॉट इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देख लीजिए ये एक्चुअल में कर चार्ज ही है इस रीजन का। सो इसीलिए मैंने बोला कि एरिया अंडर आई टी कर्व गिव चार्ज। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन को जोड़ने के लिए हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके छोटे छोटे पार्ट अगर जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा फाइनल में कोई इस एरिया। सो एरिया अंडर आई टी कर्व चार्ज देगा, ये बात भी आप याद रखिए। थोड़ा आगे चलते हैं, पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, होता है करंट पर यूनिट एरिया, यानी जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगा अपना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल में लिखिएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो करंट आ जाएगा जे ए। एक्चुअल में ध्यान से देखेंगे तो एरिया और जो हमारा करंट डेंसिटी है दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट स्केलर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर मिलता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जे डॉट ए होगा। इस बात को ऐसे आप समझिए, यानी जे ए कॉस थीटा, एक एरिया लिया मैंने ऐसा, इसका डायरेक्शन एरिया का है इधर, करंट का डायरेक्शन है इधर, यानी जिधर करंट होगा उधर ही करंट डेंसिटी भी होगा। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो जे का अपने पास दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इधर की तरफ होगा जे कॉस थीटा और ये होगा जे साइन थीटा। बट हमको पता है कि करंट जिस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है वही हमारे काम का है, ये तो पैरेलल निकल जा रहा है। सो मैं आई लिखूँगा ए इंटू जे कॉस थीटा, दैट इज जे डॉट ए। और अगर करंट कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, वहीं करंट डेंसिटी सॉरी अगर वेरिएबल है तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस ऑफ थीटा, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। कब? जब जे वेरिएबल है तब। तो ये बात आप समझ गए होंगे। लाइक अपने पास अगर इस तरह का कंडक्टर है और इसका मान लीजिए रेडियस है कैपिटल आर, इसका करंट डेंसिटी दिया है जे बराबर जे नॉट स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और बोला है स्मॉल आर
ये डिस्टेंस है जो एक्सिस से नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है। तो आपको बताना है कि इससे कितना करंट फ्लो होगा। वेरी सिंपल, पता चल गया कि जे वेरिएबल है तो यही वाला फॉर्मूला डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे करंट और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, या करंट डेंसिटी, तो कॉस थीटा 0 होगा जे नॉट आर स्क्वायर। कैसे लिखूँगा, अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो एक सर्कुलर है, यानी डिस्क के जैसा है इसका टॉप व्यू, तो आप ऐसे बना दीजिए। ये रीजन है, हम सेंटर से बोल रहे हैं, तो सेंटर से अगर मैं आर दूरी पे जाऊं और डी आर थिकनेस का, यहाँ से डी आर थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग काट लूँ, तो उसका अगर बाहर ला के खोल लूँ तो कुछ ऐसा होगा। इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, और ये वाला थिकनेस है डी आर। सो डी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर। सो मैं यहीं पे रख दूंगा ये वाली वैल्यू उठा के, जो है अपने काम का अपना 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा अपना जे नॉट इंटू 2 पाई को कॉमन ले लिया मैंने, स्मॉल आर क्यूब इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है, ये तो डायरेक्ट मेरे को आई मिल जाएगा फ्लो होने वाला, 0 से लेके कैपिटल आर तक। सो जे नॉट 2 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके कैपिटल आर, लिमिट पुट करेंगे जे 2 पाई कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन 4, 0 रखने पे कोई फ़ायदा है नहीं। सो 2 दूना के 4, यहाँ से आया जे नॉट पाई आर एस टू पावर 4 अपॉन 2, यहाँ से आ गया हमारा करंट फ्लो होने वाला। एक चीज़ और पूछा जा सकता था कि एवरेज करंट डेंसिटी, मुझे पता है इस क्रॉस सेक्शन से पूरा जो करंट पास हो सकता है वो जे एवरेज इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी निकाला है जे नॉट पाई आर एस टू पावर 4 अपॉन 2। 2 बार में ये गया, मतलब आर स्क्वायर बचा इसका, पाई से पाई कैंसिल, जे एवरेज आ चुका है अपने पास जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2, ये एवरेज करंट डेंसिटी। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं। मेंस वगैरह में आजकल ये क्वेश्चन आते हैं, सो आप इसको कर सकते हैं। पहले IIT-JEE में भी पूछता था, पुराने जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं और ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा चीज़ें और डिटेल से समझेंगे। तो उसके पहले थोड़ा कंडक्टर के बारे में जान लीजिए कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर बोलेंगे जिसके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, है ना, जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और वो जो ऐसा भी बोल सकते हैं विच इज़ नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बंधा नहीं रहता है, अपने लैटिस में रहता है। सो हम ये 2 बात आराम से कह सकते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, मैंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतना फ्री नहीं कि बाहर घूम सके, वो कंडक्टर के अंदर ही रैंडम मोशन करते हैं। सो एक टर्म यहाँ पे स्मॉल एन डिफाइन होता है, नंबर डेंसिटी बोलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बोलते हैं उसको। ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको बोला कि एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर।
टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा अपॉन वॉल्यूम। अब मोल को आप लिख सकते हैं गिवन मास टू द मोलर मास टू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी भी होता है, तो रो एन ए अपॉन एम ऐसा भी लिख सकते हैं इस स्मॉल एन को। सो आप ये बात याद रख सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। सो ओम्स लॉ से पहले एक टर्म और डिफाइन होगा यहीं पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं जिगजैग पाथ पे, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से रैंडम। लेकिन इतना क्लियर है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी, या बुक में इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोला गया है, वो जीरो होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि सेम टाइम पे जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो अपोजिट जा रहा होगा। एक ऐसा जा रहा है तो एक ऐसा जा रहा है, तो मैंने बोला इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। इस बात को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अभी इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हूँ, जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ध्यान से, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही जाएंगे ऑब्वियस है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया इधर की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। फोर्स होता है QE, अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा सो इधर ही जाने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन आप निकाल लीजिए, QE, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू E, एक्सेलरेशन आ गया EE अपॉन M। यहाँ देख लीजिए ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू U प्लस AT। मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ये भी होगा एवरेज, ये भी होगा एवरेज, यानी मीन। यहाँ से भी एवरेज हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो जीरो होगा क्योंकि सारे एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन होगा EE अपॉन M। टाइम की एवरेज वैल्यू को टाउ बोलते हैं। ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सब नहीं समझा, दूसरे तरीके से बताओ। मैं अगर अलग अलग सारे के लिए लिखूँ, क्या लिखूँगा? V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A इंटू T1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT2, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस AT3, सबको जोड़ते जाओ n तक। Vn इज इक्वल टू UN प्लस A इंटू TN, सबको जोड़ दो। जोड़ दिया सबको। अब सबको जोड़ने के बाद आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 UN, सॉरी ये सब V1 है। इसी तरह से U1 प्लस U2 U3 UN प्लस A कॉमन है सभी, T1 प्लस T2 सो ऑन TN। अगर मैं n से डिवाइड करूँगा तो इधर भी n से डिवाइड होगा और इधर भी n से डिवाइड होगा। देखो एवरेज जो वेलोसिटी है ये भी एवरेज, और ये वाली तो जीरो है, सो ये जीरो हो गया। प्लस A की वैल्यू आपको सिखाया था EE बाय M, टाइम की एवरेज वैल्यू को ही तो मैं टाउ बोल रहा हूँ। सो यहाँ से भी वही टर्म आया है। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको। टाउ को क्या बोलते हैं? नॉट टाउ, यह है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। सो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला EE टाउ बाय M। एक टर्म होगा मोबिलिटी, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो अगर यहाँ से फॉर्मूला वाइज देखें हम तो लिख सकते थे EE टाउ बाय M, और E से डिवाइड कर दिया तो E से ही कैंसिल, E टाउ बाय M
की वैल्यू आ गई यहाँ से ई टाउ है एम। सो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? सिंपल है, किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर आपने बैटरी लगाया की के हेल्प से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, माफ करिएगा। तो टर्मिनल के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर सिर्फ लिखा होता है बुक में, मैंने प्रेशर भी लिखा इसलिए क्योंकि पता है कि प्रेशर लगाने से एरिया पूरा सेक्शन वेरी करेगा। सो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है तो करंट वेरी कर जाएगा। फाइनली बताता हूँ, एंड एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपना जो वोल्टेज है प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक रेजिस्टेंस आएगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना वोल्टेज अपॉन करंट, यानी वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम कहते हैं ओम, क्योंकि ओम ने बताया था, ये रहा ओम का सिंबल। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? विच अपोज फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। करंट को ही अपोज करता है। सो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज अपन जो करंट है वो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किन किन बातों पर? डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तीसरा अगर कंडक्टर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ऑल्सो डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करेगा। सो फ्रॉम 1 and 2 से पहले देखते हैं 1 and 2 बेसिक जो फॉर्मूला है अपना, आर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक टर्म आएगा रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रो क्या है? मैंने बोला रेजिस्टिविटी है, ये शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। जिस भी अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी कंडक्टिंग है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होगी। रेजिस्टिविटी कम टर्म और होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, उल्टा होती है रेजिस्टिविटी की। इसका यूनिट है, आप देख लीजिए, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है। कंडक्टिविटी मिलते जुलते टर्म है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। देखिए पर ओम पर मीटर, यानी साइमन, साइमन भी बोलते हैं पर ओम को, पर मीटर। एक टर्म और है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा ये भी होगा, जगह पर ओम, इसको साइमन बोलते हैं, इसको मैंने बोला कंडक्टेंस। देखिए मिलते जुलते टर्म है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। सो यहाँ से कुछ बातें आप याद रख सकते हैं। अभी मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन समझाया था। आइए रिलेशन देखते हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो आई की वैल्यू आप याद रख सकते हैं बीना, है ना। ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। कैसे आता होगा? एक कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितने होंगे, क्यू टोटल, अपॉन उसको जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट चलना है एल पर यूनिट टाइम, तो वो टाइम टी है। हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू होती है एन ई, टोटल नंबर अगर एन मानूँ कंडक्टर के अंदर, चार्ज एक है इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन टी। एन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल एन अपॉन वी होता है नंबर डेंसिटी, यहाँ से एन लिख सकता हूँ एन इंटू वी। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ए है तो वॉल्यूम की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए एल, ये लिख सकता हूँ। लिखिए इसको,
NAL इंटू E अपॉन टी। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो वेलोसिटी है एवरेज वाली। सो फाइनली अपने पास करंट आ चुका है कितना, VNAE, या मैं सीधे लिखना चाहूँगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो बीना लिख देता हूँ मैं, और यहाँ छोटा सा डी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आई बराबर बीना है अपना, क्या करें। अब यहाँ से कुछ और फॉर्मूले डिराइव होते हैं। आई इज इक्वल टू बीना से VDE/NA। VD हमको पता है कि ई टाउ बाय एम होता है इंटू ENA। यहाँ से V को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L भी लिख सकते हैं। सो V/L NE² टाउ ए अपॉन एम। मैं V के अलावा सबको नीचे लाना चाहता हूँ। सो V के अलावा बचेगा ml, बाकी सारी चीज़ नीचे आ जाएगी। NE² टाउ ए, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन R, ये हो जाएगा अपना क्या, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ml अपॉन NE² टाउ ए। और यहाँ से आप लिख सकते हैं फाइनल कि रेजिस्टेंस आपके पास इतना है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारी टर्म्स यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी लिखना हो तो R बराबर रो L अपॉन ए होता है। सो यहाँ से आप फाइनल लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू M अपॉन NE² टाउ। तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों आ गया। एक टर्म और है, कैसे लिखेंगे हम उसको, करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V होता है IR, या V को रहने देते हैं, R की वैल्यू रखते हैं रो L अपॉन ए। सो अगर मैं ऐसे लिखूँ आगे, V रो L इंटू ए, इधर आ जाएगा करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू V/L। अगर आप याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता था। यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू रो जे, ये एक रिलेशन है, आप याद रखिएगा, E इज इक्वल टू रो जे, जो अपने काम का है। फाइनली हमने बेसिक पार्ट को थोड़ा अभी क्लियर किया। ये था रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बातें। रेजिस्टेंस में भी बहुत सारे और टर्म्स हैं, तो आगे थोड़ा और चलते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के जो प्रॉब्लम होंगे, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कंडक्टर है और पूरा क्रॉस सेक्शन से अगर करंट जा रहा है, पूरा क्रॉस सेक्शन मतलब अगर रेडियस R है, तो आपको पता है कौन से क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, πr² वाले क्रॉस सेक्शन से। अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है तो कभी भी रेजिस्टेंस लिखते समय आप लिखेंगे रो L अपॉन ए, की जगह पे πr²। इफेक्टिव लेंथ से ही जा रहा है पूरा का पूरा करंट, सो आप ऐसा लिख सकते हैं। वहीं पे अगर मैंने बोला कि अगर कॉन्सेंट्रिक होता, अंदर हॉलो है, ये ऐसा कुछ शेप है, बाहर वाले पोर्शन में इतने में ही जा रहा है खाली करंट, अगर खाली इतने से अगर जा रहा है, ये एक्सिस है, अंदर का मान लीजिए R1, बाहर का मान लीजिए R2। तो इसके लिए हमको पता है कि लेंथ अगर L है तो R बराबर लिखूँगा रो है मटेरियल की रेजिस्टिविटी, L अपॉन एरिया। कौन से एरिया से जा रहा है, सिर्फ इससे जा रहा है। सो πr2 का स्क्वायर में से πr1 का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सो ये है हमारा टर्म। और भी इसमें थोड़े से वेरिएबल सवाल आप कर सकते थे, लाइक अगर इस तरह का है, सॉलिड स्फीयर है और अंदर एक हॉलो स्फीयर है, इस वाले टर्म से खाली करंट फ्लो हो रहा है और करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या करेंगे आप रेडियस आपको पता होना चाहिए कि अंदर का R1 है, बाहर का R2 है। यहाँ से x दूरी पे जाइए और जैसा पहले बोला था dx थिकनेस का एक स्फीयर ले लीजिए, काट लीजिए, हॉलो स्फीयर। सो आप बोल सकते हैं कि इस वाले केस में dx वाले रीजन से करंट जा रहा है बाहर की तरफ। सो छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन स्फीयर अगर आपने लिया है तो क्या लिखेंगे, 4πx² लिखेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, आ जाएगा आपका जो भी रिजल्ट है R1 से लेके R2 तक।
तो इस तरह के कंडक्टर में कैसा भी हो आप बेसिक मेथड से इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पावर के बारे में समझते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहेंगे, या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा उसको भी पावर बोलेंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना क्रिएट हो रहा होगा या कंज्यूम हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, उसको भी पावर कहते हैं। सो अगर हमारे पास सोर्स है, मतलब क्रिएट हो रहा है तो सोर्स होगा, तो सोर्स के लिए करंट ऐसा एंटर करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरह, अगर सोर्स है तो। वही अगर लोड होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, क्योंकि लोड का मतलब है आपने बैटरी से कुछ कनेक्ट कर रखा है। सो अगर आपने किसी चार्ज को DQ चार्ज को पहुंचाया है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वोल्टेज V के क्रॉस, तो आप वर्क डन निकाले होंगे, कितना छोटा सा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको पता है ये होता था वोल्टेज। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा आपने चार्ज लिया है तो dW इज इक्वल टू VdQ आ जाएगा यहाँ से, और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँ दोनों तरफ, तो आप देखिए ये है पावर और ये है VI, तो P इक्वल टू VI यहाँ से मिल जाएगा। और V की वैल्यू अगर मैं IR रखूँ तो I²R भी मिल सकता है, I की वैल्यू V/R रखूँ तो V²/R भी मिल सकता है। तो ये कुछ अल्टरनेट फार्मूले हैं पावर के, आप याद रख सकते हैं इनको। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना पर यूनिट टाइम कंज्यूम हुई या क्रिएट हुई, ये हमको पावर बताएगा। हीट डिसिपेट यहीं पे आप देख लीजिए, हीट डिसिपेट कितना हुआ, हीट डिसिपेटेड। तो आपको पता है कि हम डायरेक्ट अगर H लिखना हो तो P इंटू T लिखते हैं, अगर कांस्टेंट है तब तो VIT डायरेक्ट लिखेंगे, या I²RT लिखेंगे, या V²/R इंटू T। जो फॉर्मूले थे उसमें बस T से मल्टीप्लाई करना था। सो यहाँ से पावर डिसिपेट, वही अगर वेरिएबल होता तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाता अपना PdT। फाइनल पावर हमको पता है VI इंटू T या DT, या I²R इंटू DT, या V²/R इंटू DT। इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं, हीट डिसिपेट निकाल सकते थे। ये तब है जब पावर वेरिएबल हो, ये तब था जब पावर कांस्टेंट था। तो इस तरीके से हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बैटरी के बारे में समझ लेते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमें एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। बैटरी में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्लेट्स लगे होते हैं, इसमें चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के, पॉजिटिव चार्ज किसी एक टर्मिनल पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे वाले बैटरी पे जाएगा। और अगर मैं इसको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूँ, उसमें बल्ब लगा दूँ तो ये कहीं ना कहीं इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेगा, मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो होगा। इधर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो करंट इधर फ्लो होगा। और ये जो प्लेट्स हैं है ना, मान लीजिए इस पॉजिटिव वाले को मैं एनोड बोल देता हूँ। अच्छा ये पॉजिटिव है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है ना। इस वाले को, पॉजिटिव वाले को एनोड बोल दिया, इसको कैथोड बोल दिया। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इनके कुछ अपने खुद के रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सेपरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पहले से जानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक बात और है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देंगे ना तो सारे चार्ज आपस में लड़ने लग जाएंगे, पहुँच ही नहीं पाएंगे, एंड रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई तो लो करंट। और बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहले तो कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर को मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का खुद का है अपना, सो इसी वजह से इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये माइनस, ये प्लस, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है माइनस से प्लस की तरफ। तो हम इसका अगर EMF बोल दूँ, EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF एक्चुअल में होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू
अनदर, ये हो जाएगा अपना जूल पर कूलम या वोल्ट। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो अगर आप इधर चल रहे हैं तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो हो जाएगा ई माइनस आई आर। वहीं पे अगर आप अपोजिट चलते दूसरी साइड में, केस 1 था ये, और ये केस 2 बोल रहा हूँ कि अगर अपोजिट चलते तो आई आर प्लस होता माइनस ई हो जाता। तो ये आप थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जैसा याद रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे थोड़ा चलेंगे, जैसा कि हमने आपको बैटरी के बारे में बता दिया है ना। थोड़ा आइडियल बैटरी अगर बोलेगा तो वो मान के चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मानेगा। ईएमएफ भी हमने जान लिया। अब थोड़ा आगे में हम अगर मैं बात करूं जैसे किरचॉफ्स लॉ वगैरह की, तो किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, वो आप देख सकते हैं। तो किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से पहला है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है फुल्ली। अगर आपके पास 2-3 टर्मिनल्स हैं, ये जंक्शन है, जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा लाइन आपस में मिलती है। तो देखिए, इंटर होने वाली जो करंट है उसको पॉजिटिव लिख लिया और बाहर निकलने वाली को नेगेटिव। एक्चुअल में मैंने जोड़ा ही है सबको, बट बाहर जा रही है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा। या बोल सकता हूँ नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इस सब का सम 0 था तो बाहर ले जाऊँगा इसको। इस तरीके से हम ये लिख सकता हूँ, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। दूसरा है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके हिसाब से किसी लूप में, मान लीजिए हमने एक लूप बनाया, किसी लूप में नेट वोल्टेज, जैसे ये E1 है, ये R है, ये E2 है, ये R2 है। मान लीजिए आप लूप में ऐसा चल रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप प्लस से माइनस गए हैं, यानी माइनस E2। करंट एक ही फ्लो होगा क्योंकि सीरीज है, किसी एक से फ्लो करा दीजिए करंट, ऐसे ही करंट फ्लो करवा दीजिए I। लेकिन हम इधर से इधर गए हैं और दूसरे वाले केस में देखिए करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप हुई हो रहा होगा IR2। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, इस बार है प्लस E1 और करंट और लूप का डायरेक्शन फिर से सेम है माइनस IR1। नेट वोल्टेज इज इक्वल टू 0, यानी किसी क्लोज लूप में वी नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी दूसरे लॉ के हिसाब से। इसको KVL बोलते हैं। KVL बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपके KCL और KVL हैं, बहुत बेसिक सी बात है। अब एक है बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, ये क्या कहता है? कहता है कि अगर इस तरीके से आपने एक ब्रिज जैसा बनाया है रेजिस्टेंस का, बीच में भी आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है और वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये आपका टर्मिनल है, इसका नाम है A B C D। अगर वोल्टेज ऑफ B बराबर है वोल्टेज ऑफ D के, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका नाम अगर R1 है, इसका नाम अगर R2 है, इसका नाम R3 है, इसका नाम R4 है। तो इधर से कोई करंट जब नहीं जाएगा तो ये सर्किट ही काउंट नहीं करेंगे। दैट इज़ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये रेशियो हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ऐसे ही है। मतलब अगर ये रेशियो बराबर है तो करंट 0, और पहले से करंट 0 है तो रेशियो बराबर। इसको हम बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर ये रेशियो बराबर नहीं होगा तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं होगा। तो आप 2 लूप बनाइएगा, किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज वगैरह। मीटर ब्रिज ऐसा रहता है कि इसमें एक इस शेप का हम ले लेते हैं और बीच में एक गैप छोड़ते हैं, फिर एक ऐसा ही एल शेप का एक और वायर लेते हैं। इनमें 1 मीटर पतले वायर को जोड़ा जाता है। एक बॉक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, जैसे ही उसका नॉब घुमाएंगे आप वो वाला, मतलब ये नोन होता है, और दूसरे वाले में रहता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस X। और यहाँ पर हम मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जॉकी से जोड़ के एक वायर ले आते हैं। यहाँ स्केल लगा होता है जो बताता है कि ये वायर 1 मीटर का ही है, यानी 100 सेंटीमीटर का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपने कैलकुलेट किया L,
तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल। आप इसको लिख सकते हैं कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस अगर आर ओम है तो एल का हो जाएगा एल टाइम्स आर, 100 माइनस एल का हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर ओम, इतना हो जाएगा। सो डायरेक्ट आप अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन 0 मिला तो आप यहाँ से नॉन रेजिस्टेंस आर ले लीजिए, आर बाय एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये हो जाएगा अपना अननोन रेजिस्टेंस निकालने का मेथड। एक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट आपके सामने आर इंटू 100 माइनस एल, वो नहीं, यहाँ से एक्स आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था मीटर ब्रिज जिसका इस्तेमाल अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का 3 यूज है। पोटेंशियोमीटर में हम एक तो ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ या ईएमएफ कंपेयर करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। सो क्या होता है इसमें, ऐसे पट्टियों के बीच में वायर को फंसा दिया जाता है ना। एक बार यहाँ पे लगा दिए तो अगली बार यहाँ, फिर से एक यहाँ, ऐसे करके हम एक बनाते हैं और अगला बार इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं पूरे सेटअप को, और एक को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के हेल्प से चौकी को हम बारी बारी हर वायर पे घुमाते हैं। तो इसमें 1 मीटर का वायर नहीं होता, इसमें कुछ ज़्यादा मीटर के वायर्स होते हैं। बट हम एक सिंपल वायर ले लेते हैं एल मीटर का, ये कुछ मीटर का है मुझे नहीं पता। उसके ऊपर एक बैटरी हमने जोड़ा और यहाँ से हमने दूसरे टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर के साथ साथ हमारे पास ईएमएफ भी लगा हुआ है इसमें। या तो बैटरी आप यहाँ ही लगा सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। मैंने बोला कि सेल अगर लेना है हमें तो यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ा, और बैटरी के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ा, और उसके साथ जॉकी को मैंने इस पर स्लाइड करवाया। मान लीजिए ये एक्स लेंथ पे हमको नल पॉइंट मिलता है, यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन। हम ये बोलना चाहेंगे कि पूरे एल लेंथ की जो बैटरी है उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज भी है, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस हो जाएगा वी बाय एल, मैंने जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा था। तो एक्स लेंथ के अक्रॉस आ जाएगा कितना, वी बाय एल इंटू एक्स। यही होगा हमारा, मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो ए जे के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यही होगा, वी बाय एल इंटू एक्स। तो ए जे मतलब एक्स इंजेक्शन, यानी वी बाय एल इंटू एक्स जो है वो हो जाएगा वोल्टेज ए जे के क्रॉस, विच इज ये वाला बैटरी के वोल्टेज के बराबर, यानी ईएमएफ के बराबर। तो ईएमएफ आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वहीं अगर 2 सेल होता, कंपेयर करना होता, 2 सेल होता अगर कंपेयर करने का, बैटरी से अगर जोड़ा, ए बी है, 2 सेल लगा देता हूँ इस बार। हाँ बस याद रखिएगा इधर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक और सेल ले लिया इस बार, एक E1 है एक E2 है ना, दोनों को हमने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जोड़ा है। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ की लगा देते हैं, यहाँ भी की लगा देते हैं। पहले वाले केस में पहले वाले की को क्लोज करेंगे, दूसरे वाले केस में दूसरे वाले की को क्लोज करेंगे, K1 और K2। तो K1 अगर क्लोज रहेगा तो हो सकता है कि नल पॉइंट हमको L1 मिले, K1 के क्रॉस मैंने बोला L1 मिलेगा, K2 के क्रॉस हमको L2 मिलेगा। सो पहले वाले केस में मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि E1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप ध्यान से देखिए, V बाय एल तो सेम रहेगा क्योंकि L लेंथ है और ये वोल्टेज भी है, इंटू L1 मिल जाएगा, L1 पर नल पॉइंट मिलेगा। अगली बार दूसरा की जब क्लोज करूँगा ये वाला केस में तो V बाय एल इंटू L2 मिल जाएगा, दोनों का रेशियो ले लूँगा तो E1 बाय E2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी L1 बाय L2। अब तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमको बोलेगा कि हमारे पास बैटरी जो आपने लगाई है इस 1 मीटर वायर से, L मीटर के, नॉट 1 मीटर, ए बी, इसके अक्रॉस आप एक बैटरी लगाए हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपने लगाया है कैपिटल R, और इसको आगे आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है जो कि कैल्प से आप घुमा रहे हैं। यहाँ फिर से एक की है और ये भी की है, तो T1 क्लोज के हिसाब से पहले वाले केस में मान लीजिए आपको जो मिला होगा E1 इज इक्वल टू V बाय एल इंटू L1 मिलेगा, दूसरे वाले केस में मिलेगा E माइनस आई आर मिल जाएगा, दूसरे वाले केस में V बाय एल इंटू L2। करस्पॉन्डिंग अगर इनका रेशियो लेंगे तो हम I की वैल्यू लिख सकते हैं E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा हमको करंट की वैल्यू डालने के बाद E माइनस स्मॉल r की जगह पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू V एल
इंटू L2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो बचेगा हमारे पास ER बचेगा अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V/L इंटू L2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो अपने पास आ रहा है L1 अपॉन L2 राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ई से ई कैंसिल हो रहा है। स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन R दैट इज़ 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। हमें तो चाहिए L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू आ गई स्मॉल r। या जरूरत पड़ने पर मैं इसको E1 अपॉन E2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि पहले से आया था, इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सो यहाँ से मैंने बेसिक आपको तीनों चीज़ें बता दी, इंटरनल रजिस्टर, कंपेरिजन ऑफ EMF, और पहला है EMF ऑफ सेल। तो इस तरीके से बेसिक टर्म हम निकाल सकते हैं। कुछ पार्ट और हैं, मैंने क्विक रिवीजन दिया। सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाय, टेक केयर।